सेबी के जो फैसले हैं इसी पर कर लेते हैं बात, क्योंकि इस पूरे आईपीओ सीजन में भी ये एक बात है जो हमने करी है और एक्सक्लूसिव खबर भी हम लेकर आए थे कि इस एंकर लॉक इन पर बदलाव की बात कर ही रहा है, सोच विचार हो रहा है सेबी ने, और फाइनली ये आते हुए दिखाए। अब आप एक साथ पूरी हिस्सेदारी नहीं बेच सकते, एक महीने का लॉक इन सिर्फ आधी हिस्सेदारी बेच पाएंगे और बाकी आधी के लिए 90 दिनों का लॉक इन है। कैसे समझे सर इसे? दो तीन बहुत ही बेहतरीन फैसले हैं आईपीओ मार्केट को लेकर दीप, जिसमें पहला फैसला जिसका भी आपने जिक्र किया, एंकर इन्वेस्टर्स, अभी नियम यह है कि आप एक महीने के बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खुलता है तो वो आप पूरा का पूरा बेच सकते हैं। अब उसमें बदलाव ये होगा, एक महीने बाद 50% और 3 महीने बाद बाकी 50%। तो दो चीजें होंगी इससे, एक जो थोड़े शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स हैं वो थोड़ा तो आगे का सोचेंगे। दूसरा, एक महीने के तुरंत बाद जो झटका लगता है, एक साथ सारी की सारी बिकवाली आती है, वो भी नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा फैसला है। दूसरा फैसला जो सेबी ने लिया है वो ये कि आईपीओ के प्राइस बैंड के भीतर 5% का अंतर होना चाहिए। ये भी अच्छा फैसला है। नहीं तो यही है कि 94, 95 ये प्राइस बैंड ऊपर और नीचे का तो नाम के लिए है, इससे तो बढ़िया आप फिक्स प्राइस आईपीओ ले आओ। लेकिन इसमें एक चीज और करने की जरूरत है, जो किया वो अच्छा है। ने एक सुझाव मेरा सेबी को और है जो करना चाहिए, मसलन स्टार हेल्थ का आईपीओ अगर 80% ही आईपीओ भर रहा है, आईपीओ को पूरा नहीं रेस्पॉन्स मिला, तब ऊपरी बैंड पर क्यों? करेक्ट। तो कुछ इस तरह के भी नियम होने चाहिए कि खाली नाम के लिए, फिर बात तो वही है। करेक्ट। अगर आपके आईपीओ का रेस्पॉन्स खराब है, मुश्किल से भर रहा है, पूरा नहीं भर रहा है, फिर भी अगर आप उसको ऊपरी बैंड पे प्राइस करेंगे तो फिर तो क्या फायदा? फिर तो प्राइस बैंड का मतलब ही नहीं, फिर तो फिक्स प्राइस पे आईपीओ ले आओ। बिल्कुल। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 65 आईपीओ आए, सारे के सारे आईपीओ ऊपरी बैंड पर होंगे, तो इसके लिए प्राइस बैंड का मतलब ही नहीं निकलता। बिल्कुल। तो वो प्राइस डिस्कवरी तो हो ही नहीं रही ना। प्राइस डिस्कवरी अगर इस समय में नहीं होगी तो कब होगी? करेक्ट। और स्पेशली उन आईपीओ पर भी नजर रखनी चाहिए जो नीचे लिस्ट हो रहे हैं। इश्यू प्राइस, अगर आईपीओ नीचे लिस्ट हो रहा है तो फिर आप प्राइस डिस्कवरी ऊपरी बैंड पर कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आज भी 65 में से करीबन 20 आईपीओ ऐसे हैं जो इश्यू प्राइस के नीचे चल रहे हैं, जो इस 2021 में आए। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी प्राइस डिस्कवरी सही नहीं है। सही बात। ठीक है, हम कहने के लिए कह सकते हैं कि मार्केट है, इन्वेस्टर है, वो डिसाइड करे, वो सब कुछ ठीक है। हर चीज अल्टीमेटली इन्वेस्टर पर आती है क्योंकि पैसा वो लगा रहा है। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है इस मामले को लेकर भी आगे कुछ इस तरह के नियम बनाने की जरूरत है कि जिन आईपीओ को रेस्पॉन्स कम मिलता है, अगर सारे के सारे आईपीओ 100% आईपीओ आपके प्राइस बैंड के ऊपरी बैंड पर ही अलॉट कर रहे हैं तो फिर ये भी मखौली है। सही बात है। इस नियम का मजाक ही उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक अगली स्टेप पे जो किया है बहुत अच्छा है। अगली स्टेप पर सेबी को ये देखना है कि किस तरह के आईपीओ में ऊपरी बैंड पर अगर प्राइसिंग नहीं की जाती तो वहां पर क्वेश्चन तो पूछना चाहिए। 4 लोगों को सवाल पूछेंगे, बाकी 40 लाइन पे आ जाएंगे। सही बात है। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल। बुला के मर्चेंट बैंकर्स को ही पूछना चाहिए, बाकी सबको छोड़ दो। भाई तुम लोग क्या करते हो? तुम हो ना एडवाइजर, प्रमोटर तो पहली बार मार्केट में उतर रहा है, वो नहीं समझता। और हकीकत बात है, प्रमोटर को जो ये लोग समझाते हैं वही समझते हैं। आके वो बोलेंगे कि भाई नहीं चिंता मत करो, हम फंड ले आएंगे, हम बेच देंगे। और होता क्या है, प्राइस बैंड के साथ फीस लिंक्ड है। एग्जैक्टली। जितना ऊपर बेचोगे उतना वैल्यूएशन भी इसीलिए खराब होते हैं। तो इसलिए थोड़ा मर्चेंट बैंकर्स को टाइट करने की जरूरत है सेबी को। नेक्स्ट स्टेप। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे ये तीसरी चीज होगी। उसके अलावा ऑफर फॉर सेल वाले में भी थोड़ा उन्होंने टाइट किया है। वो अच्छा है कि हाँ हर कोई शेयर बेच जाए, वो ठीक भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तीनों फैसले जो आईपीओ को लेकर लिए काफी अच्छे हैं। और आई एम श्योर जिस तरह से सेबी चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, अब इस डायरेक्शन में वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बिल्कुल होगा ही होगा। बिल्कुल उनकी नजर। और एक्चुअली एक चीज और बताना चाहता हूँ दीप, इतने सारे फैसले एक साथ सेबी की बोर्ड बैठक में कम होते हैं और डायनेमिक है, प्रोएक्टिव है। ये बहुत बढ़िया चीज है। मतलब जो अच्छा 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग की जिसकी बात हम कर रहे थे, और ये भी जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर आपको दी थी कि एक छोटे एचएनआई के लिए अलग से कोटा बन रहा है। बिल्कुल। और वो बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी है मैं वो बताता हूँ। एक रिटेल है 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको किसी को कुछ मिलता नहीं। करेक्ट। दूसरा एचएनआई है। एचएनआई में एक एचएनआई वो है जो किसी एनबीएफसी के पास जाता है, 1 करोड़ का मार्जिन दिया, 50 करोड़ की फंडिंग ले ली और अप्लाई कर लिया। अगर जो एक इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल है कि मुझे लिवरेजिंग नहीं करनी अगर मैं इन्वेस्टर हूं, अगर समझिए मैं 2 लाख से ज्यादा 25 लाख लगाना चाहता हूं, 15 लाख लगाना चाहता हूं, 50 लाख लगाना चाहता हूं और मैं नहीं लिवरेजिंग लेना चाहता क्योंकि वो नियम के खिलाफ है। करेक्ट। क्यों मैं उधार लेके पैसा लगाऊं? बिल्कुल, है ना। ऐसे में वो एचएनआई तो फंस गए, उनको अलॉटमेंट मिलता नहीं। करेक्ट। तो ये नियम बहुत अच्छा बनाया है सेबी ने
कि जो HNI वाकई में एक रियल इन्वेस्टर के तौर पर बिना फाइनेंसिंग लेकर एप्लीकेशन करनी चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग कोटा होना चाहिए जी। और जो बहुत ही अल्ट्रा HNI की जिनको रिस्क भी लेनी है, लीवरेजिंग भी करनी है, पूरी इश्यू साइज की एक सिंगल एप्लीकेशन लगा देनी है, तो उनके लिए आपका अलग नियम है, वो और अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये एक और अच्छा डिसीजन सेबी ने लिया है, जो बहुत बढ़िया है। प्रेफरेंशियल इश्यूज को लेकर, अलॉटमेंट को लेकर जो उन्होंने नियम बनाए वो भी बढ़िया है कि प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड 3 साल से 1.5 साल किया है। उससे ज्यादा बढ़िया है कि दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो 1 साल से 6 महीना किया है। क्योंकि होता क्या, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ना, आप जो लेते हैं वो सेबी के नियमों के साथ मार्केट प्राइस पर लेते हैं। ये वारंट्स नहीं है जो आपको अभी 25% देकर 18 महीने बाद कन्वर्ट करने हैं। जी। वारंट इशू होते हैं उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। जी। और 18 महीने बाद आपने जो 25% दिया, अगर समझिए भाव बहुत ज्यादा गिर गया तो लोग लेफ्ट भी हो जाने देते हैं। जैसे पहले 10% में तो बहुत होता था, इसीलिए सेबी ने 10% के नियम को 25% किया कि अगर आप वारंट्स में इशू इस वक्त अप्लाई करते हैं 25% अपफ्रंट दे दीजिए, बाकी 75% आप 18 महीने के भीतर देकर शेयर पूरा अपने नाम पर वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां आपको वो पूरी फ्रीडम है। लेकिन प्रेफरेंशियल इशू में होता यह है कि आपको अभी ही शेयर खरीदने, मार्केट प्राइस पर खरीदने सेबी के फॉर्मूला के मुताबिक, और वो आप 1 साल नहीं बेच सकते। और आप प्रमोटर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं। एग्जैक्टली। एक तरफ QIB के आप करते हैं, दूसरा उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनके लिए क्यों? करेक्ट। और मार्केट प्राइस पे आप दे रहे हैं, सेबी के फॉर्मूला के हिसाब से दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये अच्छा डिसीजन है जो वाकई में प्रेफरेंशियल इशू करके कंपनियों को पैसा रेज करने में मदद करेगा। ये एक और अच्छा। बाकी तो बहुत सारे जो नियम, छोटे मोटे चेंजेस तो हुए हैं। ब्रोकर्स के लिए नेटवर्क के नियम हुए हैं, ये सारे हैं। फ्री फ्लोट वगैरह पर चर्चा चल रही है। रिटेल के लिए एल्गो ट्रेडिंग पर अभी भी डिसीजन फाइनली आना बाकी, उस पर काम चल ही रहा है। क्रिप्टो को लेकर जो सेबी का रुख, वैसे ब्रॉडली सबको पता ही है, सरकार सेबी RBI का जो रुख है उसी के मुताबिक उन्होंने बात की कि नए कोई NFO क्रिप्टो पर नहीं आएंगे। म्यूचुअल फंड को फिलहाल उनके निवेश की अनुमति देंगे नहीं, म्यूचुअल फंड खुद भी नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड के माइंडसेट है ही नहीं, वो बिल्कुल अलग तरह की चीज है और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और फिलोसफी बहुत ही अलग है। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि कोई क्रिप्टो को लेकर ही फंड्स आने शुरू हो जाए, लेकिन वो भी सेबी ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा है नहीं। एंड आई एम श्योर सेबी भी सरकार के उस बिल का इंतजार करेगी जो इस सत्र में पास नहीं हो पाया, कामकाज हुआ नहीं ज्यादा, तो शायद उसका इंतजार करेगी। एक बार सरकार की तरफ से क्रिप्टो पर बिल आ जाए तो उसके बाद पता चले कि भाई आगे किस तरह की गाइडलाइंस उन्हें बनानी है। सो काफी कुछ बढ़िया एक्शन सेबी की कल बोर्ड में। बिल्कुल बढ़िया, जोरदार। चलिए।